सुनते ही दिल्ली का प्रदूषण या आगरा के ताजमहल के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, वो सबसे आम छवियां हैं। लेकिन इन स्टडी गाइड्स के मुताबिक इसकी असली कहानी तो कहीं और से शुरू होती है, उत्तराखंड की बर्फीली ऊंचाइयों से। ये नोट्स बताते हैं कि पहला क्विज प्रश्न जो अक्सर बनता है, यमुना नदी का उद्गम स्थल किस चोटी के पास स्थित है? और इसका जवाब है बंदरपूंछ चोटी। बिल्कुल, बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री हिमनद से इसका जन्म होता है। और यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है इसकी ऊंचाई 6387 मीटर। मतलब जरा सोचिए, इतनी भयानक ऊंचाई से जब पानी गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे गिरता होगा तो उसकी ताकत क्या होती होगी? देखिए, इस ऊंचाई का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। 6387 मीटर की ऊंचाई का सीधा सा मतलब है कि ये क्षेत्र स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। मतलब ग्लेशियर्स। हाँ, और यही वजह है कि यमुना एक 12 मासी नदी है। मतलब इसमें साल भर पानी रहता है। ग्लेशियर पिघलते हैं और नदी को लगातार फीड करते रहते हैं। अच्छा। और जब ये नदी उस खड़ी ढलान से नीचे मैदानों की तरफ उतरती है ना, तो ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं, लेकर आती है। यही सिल्ट आगे चलकर उत्तर भारत के मैदानों को बहुत उपजाऊ बनाती है। और ये यात्रा कोई छोटी मोटी तो है नहीं, ये पूरे 1376 किलोमीटर का सफर है। अगर हम अपने उस नेशनल हाईवे वाले उदाहरण पर वापस आएं, तो ये हाईवे उत्तराखंड के पहाड़ों से शुरू होता है, फिर आगे बढ़ता है। हाँ, फिर हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को छूता हुआ हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानों से गुजरता है और अंत में ये प्रयागराज में जाकर गंगा रूपी महामार्ग में विलीन हो जाता है। सही कहा। 5 राज्यों का ये सफर सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये करोड़ों लोगों के पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई का एकमात्र सहारा है। और इसके साथ ही इस 1376 किलोमीटर के सफर में ये नदी कभी भी अकेली नहीं बहती। एक मुख्य हाईवे की तरह ही इसे भी आसपास के इलाकों से पानी की सप्लाई मिलती है, जिन्हें हम फीडर सड़कें या सहायक नदियां कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम यमुना तंत्र को समझना चाहते हैं तो हमें इसके इस विशाल नेटवर्क को समझना ही होगा। और यहीं पर ना इन स्टडी गाइड्स में एक बहुत ही रोचक विभाजन देखने को मिलता है। इन नोट्स में यमुना की सहायक नदियों को दिशाओं के आधार पर 2 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। दाईं ओर से मिलने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली हिमालयी नदियां। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब दाईं ओर की नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन का नाम प्रमुखता से आता है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों से आती हैं। दरअसल मध्य भारत का भूगोल हमारी सामान्य धारणाओं से थोड़ा अलग है। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार और विंध्य पर्वत श्रृंखला है। अच्छा। इस पूरे भूभाग का जो उत्तरी हिस्सा है ना, उसका ढलान दक्षिण की तरफ नहीं बल्कि उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ है। इसे आप एक विशाल थाली की तरह सोच सकती हैं, जिसका एक सिरा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। अरे वाह, मतलब थाली टेढ़ी है। बिल्कुल। इसलिए इन पठारों पर जब बारिश होती है तो पानी स्वाभाविक रूप से उस ढलान का अनुसरण करते हुए उत्तर की ओर बहता है और जाकर यमुना के बेसिन में गिर जाता है। ये तो कमाल का, मतलब सच में एक आहा मोमेंट है। यानी ये सारा खेल मालवा और विंध्य के उस विशेष ढलान का है। हाँ, यही असली कारण है। अब परीक्षा के दबाव में दिशाओं और नदियों के इतने सारे नाम याद रखना किसी भी छात्र के लिए एक बुरा सपना हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प और मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं। निमोनिक सच में बहुत काम आते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली इन उत्तर वाहिनी नदियों को याद रखने का जो सूत्र नोट्स में है वो है, चंबल सिंध को बेत से मारा क्योंकि वह केन नहीं ला सका। सुनने में थोड़ा हिंसक और अजीब जरूर लगता है। हाँ, लेकिन दिमाग में एकदम चिपक जाता है। स्मृति विज्ञान के हिसाब से ऐसी अजीबो-गरीब तस्वीरें ही सबसे ज्यादा याद रहती हैं। अगर हम इस ट्रिक को डिकोड करें तो ये क्रमबद्ध सूची देता है। जैसे चंबल से चंबल नदी, हाँ, और सिंध से सिंध नदी, बेत से बेतवा नदी और केन से केन नदी। ये ट्रिक सिर्फ नाम ही नहीं बताती बल्कि ये भी पक्का करती है कि छात्र इन सभी को दाईं ओर की प्रायद्वीपीय नदियों के समूह में ही रखें, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। परीक्षा में जब 4 विकल्प सामने होते हैं ना, तो ये छोटी सी लाइन बहुत बड़ा भ्रम दूर कर सकती है। अब अगर बाईं ओर की बात करें, जो कि हिमालयी नदियां हैं, तो नोट्स में 2 प्रमुख नाम है, टॉन्स और हिंडन। तो अगर हम एक और क्विज प्रश्न देखें, कौन सी नदी यमुना की दाईं ओर की सहायक नदी नहीं है
और विकल्प में हिंडन हो तो वही सही जवाब होगा। बिल्कुल सही। हिंडन नदी को तो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। ये सहारनपुर के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर नोएडा के पास यमुना में मिल जाती है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में काफी चर्चा में रहती है। हाँ, अक्सर खबरों में रहती है। लेकिन जब मैंने टोन्स के बारे में पढ़ा ना तो मैं थोड़ा चकरा गई। मुझे लगा कि चंबल ही हर लिहाज से यमुना की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ एक और क्विज प्रश्न बनता है, यमुना की हिमालयी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? और यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षक अक्सर इसी बारीक अंतर पर सवाल बनाते हैं। तो इसका सही जवाब टोन्स है? जी हाँ, यह सच है कि अगर पूरे यमुना नदी तंत्र की बात हो तो चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन अगर प्रश्न में हिमालयी सहायक नदी शब्द जोड़ दिया जाए तो उत्तर बदल जाता है। अच्छा, शब्दों का खेल है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में टोन्स सबसे लंबी और सबसे बड़ी है। मतलब चंबल प्रायद्वीपीय चैंपियन है और टोन्स हिमालयी चैंपियन। बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। और टोन्स के बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि जब ये कालसी नामक स्थान पर यमुना से मिलती है तो कई बार टोन्स में यमुना से